तो एमसीयू का फेज 2 और फेज 3 ऐसा टाइम था जहां हमें एक से एक सुपर विलन देखने मिल जाता है। कोई रियलिटीज को खा जाता है तो कोई अपनी दुनिया बना रहा है और कोई तो यूनिवर्स के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन क्या हो अगर सेंट्री जैसा पावरफुल सूप फेज 2 और फेज 3 के सुपर विलन के साथ भिड़ जाए। और इसी की बात आज हम करने वाले हैं एल्ड्रिच के लिए। ये एक अंडररेटेड सुपर विलन है, लेकिन इसने खुद पर एक्सट्रीमेंट से एक्सपेरिमेंट करवा दिया था, जिसकी वजह से इसके पास हीट बेस्ड एबिलिटीज देखने मिल जाती है। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, इतना कि ये बॉम्ब की तरफ उड़ जाता है। फिर किलियन अपने मुंह से आग भी प्रोजेक्ट करता है और साथ में इसने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ और हीट बेस्ड एबिलिटीज से आयरन मैन के कई सारे आर्मर्स को तोड़ दिया था। पर आयरन मैन और सेंट्री के पावर लेवल में जमीन आसमान का डिफरेंस है। सेंट्री खुद हीट मैनिपुलेशन कर सकता है, जिसकी वजह से वो किलियन को ओवरहीट करके मार देगा या फिर स्पेस में फेंक देगा। इसलिए किलियन की एबिलिटीज आयरन मैन के सामने काफी डेंजरस दिखाई देती है, लेकिन सेंट्री के सामने ये पावर्स वेस्ट है, इसलिए किलियन यहाँ पर हार जाएगा। मेलिकेट अब ये ऑलरेडी एक स्काई फादर है, इसलिए इसके पास बेसिक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देखने मिल जाती है। और ये अकेला ऐसा बीइंग है जो अरबों सालों तक जिंदा रहा और इसने थॉर के 3 जनरेशन से फाइट किया है। पर जब डार्क वर्ल्ड इवेंट में मेलिकेट को एथर मतलब रियलिटी स्टोन का एक्सेस मिला, तब इसकी पावर सिग्निफिकेंटली बढ़ गई थी। अब ये एथर से एनर्जी प्रोजेक्शन करता है और 9 रियलम्स को डार्कनेस भी बनाने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेलिकेट ने एथर की असली पावर को कभी यूज नहीं किया। ये चाहता तो थॉर के हैमर को रियलिटी से मिटा देता या फिर थॉर की फिजिकल बॉडी को वेस्ट बना देता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए अब सीधा कंक्लूजन की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज ये दोनों इक्वल देखने मिलेंगे, लेकिन फिर भी सेंट्री मेलिकेट को टेक डाउन कर देगा, क्योंकि मेलिकेट नहीं जानता कि एथर से रियलिटी भी चेंज हो सकती है। अगर उसने लो लेवल पर भी रियलिटी को मैनिपुलेट किया होता तो आज सेंट्री कोई मैच नहीं था, लेकिन अभी के लिए मेलिकेट स्पीड स्लैक करता है, जिसकी वजह से सेंट्री अपने वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज की वजह से विनर बन जाता है। विंटर सोल्जर वैसे सेंट्री ऑलरेडी 3 सुपर सोल्जर्स को बीट कर चुका है, जिसमें से एक बकी भी था, और हम देख चुके हैं कि बकी कोई मैच नहीं है सेंट्री के आगे, इसलिए अब अगले सुपर विलन की ओर बढ़ते हैं। रोनन अब ये क्री वॉरियर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है जब इसके पास पावर स्टोन आता है। अपने कॉस्मिक रॉड का यूज करके रोनन ने जेंडर की फोर्स को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। गार्डियंस भी इसके सामने कोई मैच नहीं थे, और ये चाहता तो पावर स्टोन का एक टच से एंटायर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन होने के बाद भी रोनन कोई मैच नहीं है सेंट्री के सामने। सेंट्री इतना फास्ट मूव करता है कि रोनन के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा उसे ट्रैक करके हिट करना। अगर रोनन फास्ट मूव कर पाता या उसके रिफ्लेक्सेस तेज होते तो शायद वो सेंट्री को डिसइंटीग्रेट कर देता, लेकिन अभी के लिए सेंट्री अपने स्पीड की वजह से यहाँ पर जीत जाता है। अल्ट्रॉन अब अल्ट्रॉन अकेला ऐसा सुपर विलन है जिसे सेंट्री ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्ट्रॉन को टोनी और ब्रूस ने एज अ पीस कीपिंग एआई के तौर पर बनाया था। ये बात अलग है, टाइम के साथ इसने खुद को अपग्रेड कर लिया और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन गया। पर अल्ट्रॉन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसलिए सेंट्री ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम बॉडी को मेल्ट कर सकता है। अल्ट्रॉन इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए कभी मरने नहीं वाला। अल्ट्रॉन फाइट करने के लिए न्यू बॉडी लेकर आ जाएगा, इसलिए अगर सेंट्री को इस रोबोट को बीट करना है तो उसे किसी टेक जीनियस जैसे टोनी स्टार्क नहीं तो शूरी जैसों की हेल्प लेनी होगी। उसके बाद चांसेस बढ़ जाते हैं सेंट्री की जीतने के। और सेम कहानी वॉइड के साथ है। वॉइड अपनी एबिलिटी से ह्यूमंस को उनके लाइफ के डार्केस्ट फेज में भेज देता है, लेकिन अल्ट्रॉन एक रोबोट है तो उसके पास ऐसी कोई पास्ट लाइफ मेमोरी नहीं है, इसलिए वॉइड भी यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बट अगेन सेंट्री भी इमॉर्टल है, इसलिए अल्ट्रॉन को भी काफी मुश्किल होने वाली है इसे बीट करने के लिए। ये बात तो साफ है कि एक 1v1 बैटल में अल्ट्रॉन का जीतना इम्पॉसिबल है, पर अल्ट्रॉन सेंट्री पर अच्छे से स्टडी करके उसकी साइकोलॉजिकल वीकनेस फाइंड आउट कर सकता है, जिससे वॉइड को वो मैनिपुलेट करके सेंट्री को बीट कर देगा, या फिर कोई ऐसा ट्रैप बना देगा जिससे सेंट्री कभी बाहर ही नहीं आ सकता। अल्ट्रॉन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसलिए उसकी इंटेलिजेंस को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए अल्ट्रॉन के केस में अभी के लिए हम डायरेक्टली किसी एक को विनर डिक्लेयर नहीं कर सकते। डोरमामू सेंट्री से पहले डोरमामू अकेला ऐसा बीइंग था जो एंटायर एमसीयू में ट्रूली इमॉर्टल था, क्योंकि ये डार्क डायमेंशन का रूलर था जो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है, इसलिए टाइम स्टोन से भी डोरमामू को डायरेक्टली नहीं मारा जा सकता। इवन कामरताज के सोर्सरर्स डोरमामू की डार्क डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब करता है खुद को और पावरफुल बनाने के लिए। अब डोरमामू अपने डायमेंशन में गॉड से कम नहीं है, और यहाँ वो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे मैटर मैनिपुलेशन, वर्ल्ड्स और रियलिटीज को डार्क मैटर बना देना, एनर्जी प्रोजेक्शन, वेपन क्रिएशन और साइज मैनिपुलेशन जैसी चीजें भी हो जाती है। डोरमामू सीधा कॉस्मिक लेवल बीइंग बन जाता है, जिसकी वजह से सेंट्री इसे कभी बीट नहीं कर सकता। सबसे पहले तो सेंट्री के पास ऐसे कोई फीट्स नहीं है जिससे वो डोरमामू लेवल पर जाता है। ऊपर से सेंट्री ने अभी तक अपने एबिलिटीज को बहुत लो लेवल पर यूज किया है। डोरमामू रियलिटीज को मिटा देता है, इसलिए वो चाहे तो सेंट्री को डार्क मैटर बनाकर उसे टेक डाउन कर सकता है। डोरमामू कॉस्मिक हायरार्की में भी बहुत ऊपर है, इसलिए कॉस्मिक एंटिटी इजीली यहाँ पर जीत जाएगा।
ईगो द लिविंग प्लेनेट। अब ईगो एक ऐसा सेलेस्टियल है जिसके पास प्लेनेटरी बॉडी है और मल्टी गैलेक्सी में ट्रैवल करने के लिए ईगो अपने अवतार्स का यूज करता है। अब सेलेस्टियल होने की वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसने इजिली सोवरन्स के सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ में प्लेनेटरी लेवल पर मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और इसके अवतार्स भी कमजोर नहीं होते हैं। ये भी एनर्जी प्रोजेक्शन और लो लेवल पर ही सही, लेकिन मैटर को मैनिपुलेट कर लेता है। बस ड्रॉबैक ये है कि ईगो के अवतार ज्यादा दिनों तक अपने कोर प्लैनेट से दूर नहीं रह सकते और ईगो प्लैनेट का जो कोर है वो काफी वर्नेबल होता है, तो अगर इसे टारगेट किया जाए तो पूरा ईगो प्लैनेट बर्बाद हो जाएगा। अब सेंट्री प्लैनेट अर्थ पर तो ईगो से नहीं जीतने वाला, क्योंकि यहाँ सेंट्री के सामने ईगो के अवतार्स होंगे जिसे कितना भी डैमेज दे तो वो हील हो जाएगा। अगर इस सेलेस्टियल को बीट करना है तो सबसे पहले तो सेंट्री को ईगो प्लैनेट को ढूंढना होगा। उसके बाद ये फाइंड आउट करना होगा कि उस प्लैनेट का कोर लिविंग प्लैनेट की वीकनेस है और फिर उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद ईगो मर जाएगा। लेकिन सेंट्री ने अभी तक प्लैनेटरी लेवल की फीट्स नहीं दिखाए, इसलिए सेंट्री के लिए काफी मुश्किल होने वाला है इस कोर को डिस्ट्रॉय करना। सो ओवरऑल देखें तो ईगो द लिविंग प्लैनेट अपने अवतार्स और प्लैनेटरी लेवल पर मैटर मैनिपुलेशन करने की वजह से यहाँ पर जीत जाता है। हेला गॉडेस ऑफ डेथ ओडिन की फर्स्ट बॉर्न है, जो सेकंड सबसे पावरफुल एसगार्डियन भी रह चुकी है। अब हेला के पास बहुत सारी एबिलिटीज है, जिससे अपने डार्क मैजिक से अनडेड को कंट्रोल करती है। फिर इसके पास कम से कम 1500 साल का बैटल एक्सपीरियंस है। ये टेलीपोर्टेशन गेट भी बना सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक रियलम तक ही लिमिटेड है। और ये बंदी अपनी बॉडी से इन्फिनाइट लेवल पर नेक्रोसोड प्रोड्यूस करती है, जिसका शेप और साइज विल पर चेंज हो जाते हैं। अब हेला की बैटल स्किल्स के सामने थॉर तक नहीं टिक पाया, तो सेंट्री के पास तो बैटल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है। वो हेला को कभी हैंड टू हैंड बैटल में बीट नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट हेला ने म्यूनर को तोड़ दिया था, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गॉडेस ऑफ डेथ अपने स्ट्रेंथ से सेंट्री को फिजिकली बहुत ज्यादा डैमेज दे दे। लेकिन सेंट्री बैरियर्स बना सकता है और टेलीकिनेसिस भी कर सकता है, बट अगेन हेला के रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट है और वो बड़े नेक्रोसोड बनाकर टेलीकिनेसिस से फ्री हो सकती है। फिर रही बात बैरियर क्रिएशन की, तो हेला के ब्लेड्स डार्क मैजिक का हिस्सा है और हमें नहीं पता कि सेंट्री के बैरियर्स मैजिकल ब्लेड्स को रोक सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो फीट्स हो या मैजिकल एबिलिटीज, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सारी चीजों में हेला बेटर दिखाई देती है। और सेंट्री को बीट करना इजी नहीं है, लेकिन एंटायर फाइट में हमें हेला की तरफ एक एज देखने मिल जाएगा। पर अब प्रॉब्लम ये है कि सेंट्री इमॉर्टल है, इसलिए वो हमेशा के लिए नहीं मर सकता। लेकिन हेला के पास भी अपने हेल डायमेंशन में जाने का रास्ता है। हो सकता है गॉडेस ऑफ डेथ सेंट्री को कभी मार ना पाए, लेकिन उसे हेल डायमेंशन में हमेशा के लिए ट्रैप कर सकती है। इसलिए हेला का एक्सपीरियंस और डार्क मैजिक के एक्सेस की वजह से गॉडेस ऑफ डेथ यहाँ पर विनर बन जाती है। गोस्ट अब एक क्वांटम एक्सीडेंट की वजह से गोस्ट को इनविजिबल होने की और चीजों के आर पार जाने की एबिलिटी मिलती है और एंटमैन को हम इसके सामने काफी स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। पर गोस्ट ऑलरेडी सेंट्री से फाइट कर चुकी है, जहाँ हमें पता चला कि सेंट्री पर फेसिंग काम नहीं करती, इसलिए गोस्ट का यहाँ पर जीतना तो इम्पॉसिबल है। थैनोस अब मैड टाइटन की दो वर्जन हमें देखने मिले, एक इन्फिनिटी स्टोन के साथ और दूसरा बिना इन्फिनिटी स्टोन वाला। अब जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन है वो स्पेस, टाइम, पावर, रियलिटी, सोल सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सेंट्री को बीट करना। इन्फिनिटी थैनोस का सिर्फ एक स्नैप और सेंट्री वही धूल बन जाएगा। लेकिन जिस थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन नहीं है, उसे सेंट्री के आगे अच्छी खासी स्ट्रगल करनी होगी। ये बात अलग है, इसके पास 1000 साल का बैटल एक्सपीरियंस है, हल्क और ट्रिनिटी को इसने इजीली बीट किया है और इसके पास डबल एज स्वॉर्ड भी देखने मिल जाती है। लेकिन सेंट्री के जो सुपर पावर्स है वो उसे यहाँ पर एक एज प्रोवाइड करती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि टेलीकिनेसिस एबिलिटी के सामने थैनोस की ज्यादा नहीं चलती है, इसलिए सेंट्री चाहे तो अपने टेलीकिनेसिस से थैनोस की बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है और सेंट्री के पास बैरियर बनाने की एबिलिटी है, इसलिए थैनोस का एक भी फिजिकल अटैक सेंट्री को हिट नहीं करेगा। और रही बात डबल एज स्वॉर्ड की, तो इसे थैनोस ने वाइब्रेनियम शील्ड को कट कर दिया था, पर आखिर में ये स्वॉर्ड एक मेटल से बनी है जिसे सेंट्री इजीली मेल्ट कर देगा। इसलिए सेंट्री के आगे ना तो थैनोस अपने स्ट्रेंथ को यूज कर सकता है और ना ही अपने वेपन्स को, और बाय मिस्टेक सेंट्री की बॉडी को डैमेज हो गया तो वो खुद को हील कर सकता है। इसलिए सेंट्री और थैनोस की फाइट थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन आखिर में सेंट्री बिना इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को बीट कर देगा। मिस्टीरियो इसके पास एक्चुअल में कोई सुपर पावर्स नहीं है, इसके एंटायर एबिलिटीज डिपेंडेंट है इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्विंटन बैक ने स्टार्क इंडस्ट्रीज के ड्रोन को मॉडिफाई किया और स्पाइडरमैन के साथ पूरी दुनिया को अपने इल्यूजन का शिकार बना दिया। ऊपर से पीटर पार्कर ने इसे एडिड ग्लासेस दे दिए, जिसकी वजह से बैकअप अपने एक कमांड पर प्लेनेट अर्थ पर किसी को भी मार सकता है। बैक अपने ड्रोन से होलोग्राफिक इल्यूजन्स बना सकता है जो पूरे रियल लगते हैं। लेकिन मिस्टीरियो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी रैंडम फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसे कई दिनों तक अपने एनिमी को स्टडी करके होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाने होते हैं और अगर एक भी ड्रोन अपनी जगह से हिल जाए तो इसके प्रोजेक्शन खराब हो जाता है। अब स्पाइडरमैन के सामने तो एडिड ड्रोन्स काफी ओवरपावर्ड लगते हैं और इन ड्रोन्स में लगे लेजर्स, सोनिक बूम्स और फायर पावर से स्पाइडरमैन को मारा भी जा सकता है। लेकिन सेंट्री अपने बॉडी के अराउंड बैरियर बना सकता है, जिसकी वजह से इन ड्रोन्स के अटैक्स उससे नहीं लगने वाले हैं। और सेंट्री अपने स्पीड और हीट मैनिपुलेशन से सारे ड्रोन्स को सिर्फ कुछ सेकंड्स में बर्बाद कर सकता है।
पर मान लेते सेंट्री मिस्टीरियो के इल्यूजन में फंस गया, पर अब इसके बाद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और वॉइड बॉडी को टेक ओवर कर लेगा, जिसके बाद मिस्टीरियो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा जिससे वॉइड को हर्ट कर पाए, इसलिए मिस्टीरियो भी यहाँ पर हार जाएगा। लेकिन इसी के साथ आज के सारे सुपर विलन्स की लिस्ट यही खत्म होती है। अब मैं जानता हूँ मैंने कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ पर छोड़ दिया है, लेकिन वो वैसे भी सेंट्री के सामने नहीं टिकने वाले थे। लेकिन अब आपके ये ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।